this is Amar Rai, your physics mentor. Welcome to our Aryan Padaku channel. So guys, मैंने आपको अब तक के वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बता दिया और जैसा कि मैं देख रहा हूं आपने मेरी वीडियोस को देखकर उन चीजों को फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। तो गाइज आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने नहीं वाला हूं, इवन आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं वो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई बोर्ड में क्विकली विद इन 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर एक अच्छा स्कोर कर लेना है और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में हिट करने के लिए एमसीक्यूज को। सो गाइस, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो हमें एक चार्ज दिया गया है। द चार्ज इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ क्यूब, सो दिस इज अ क्यू नॉट चार्ज, और हमसे पूछा है कि अपोजिट फेसेस पे कितना फ्लक्स है ये बताइए। तो बच्चों, अगर आप जानते हो कि भाई क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं तो आपने एक फेस का फ्लक्स निकाल लिया। बाय द गॉस लॉ यू नो कि फ्लक्स इज q by e naught, थ्रू वन फेस इट्स 1/6, two faces multiply by 2, so you'll simply get the option number D, that is q by 3 epsilon naught. In the next question, this is very simple because मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप लोगों को फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ हमसे यही पूछा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसकी, या इस फिजिकल क्वांटिटी जो भी है वो क्या मिलेगी अगर मैं लाइन इंटीग्रल करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों, अगर मेरे को लाइन इंटीग्रल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी, जूल पर कूलम्ब। Okay, now move to the next question. This is a formula based question where we have just to identify which is the formula for energy stored in a capacitor. So in this question you will see the energy stored in a capacitor. There are 4 options. You can see the option number B is correct because we have 3 formula for energy stored in a capacitor. It's half q square by c naught here in this option. अगर आपके सामने कोई और क्वेश्चन भी आता है तो वहां पर क्या हो सकता है, हाफ cv स्क्वायर, हाफ q नॉट बाय v। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूला होते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे बोला गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 40, सो इट्स परमिटिविटी इज, सो देयर इज अ फॉर्मूला। हम सबको मालूम है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो k इज इक्वल्स टू बी एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Using this formula, you will get the option number B, that is 3.54 into 10 raised to power minus 10। यहाँ बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, आप एप्सिलॉन नॉट जानते हो, आपको पेपर में गिवन भी होगा, एंड दैट्स अ वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होगा, इट शुड बी 8.85 into 10 raised to power minus 12। So move to the next question. It says like there is a given parallel plate capacitor and the capacitance is 2 microfarad. Now they just want to know ki what is the voltage applied per second. Be careful, the voltage applied per second to establish an instantaneous displacement current. ये वर्ड हम लोगों ने कहाँ सुना था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट? ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जहां पे हमने निकाला था ID is equals to dq by dt। तो q का फॉर्मूला होता है cv, आपने यहाँ cv पुट किया, c आपको गिवन है, आप उसे बाहर निकाल लीजिए, dv by dt। दिस dv by dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस या वोल्टेज अप्लाइड पर सेकंड। तो आप dv by dt की वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग द गिवन, बाय यूजिंग दोस वैल्यूज व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस, यू विल बी गेट 500 वोल्ट पर सेकंड। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ current voltage graph relationship, but look at the graph, be carefully, it's not a VI graph, it's a IV graph। so reciprocal of IV you can say, or VI is your resistance। यहाँ क्वेश्चन में हमसे 2 टेम्परेचर का वेरिएशन दिया हुआ है T1 एंड T2, और वो हमसे कह रहा है कि ये टेम्परेचर T2 का रिलेशन क्या है, क्या T1 बड़ा है T2 से या T1 छोटा है T2 से, या दोनों इक्वल है, या कोई रिलेशन है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो VI ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, हम VI ग्राफ से रेसिप्रोकल करके, सॉरी इस ग्राफ का रेसिप्रोकल करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या VI ग्राफ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे IV है तो मुझे रेसिप्रोकल करना होगा रेजिस्टेंस के लिए। तो इफ यू डू द रेजिस्टेंस यू विल गेट सी कि जो हमारा RT1 है दैट इज लेस देन RT2, रेजिस्टेंस ऑफ RT1 is less than resistance of RT2, so T1 is less than T2। option number B is a correct answer। move to the next question। there are 5 conductors and they are meeting at a point X that we called here at junction। तो ये जंक्शन पे एक मिल रहे हैं और हर कंडक्टर के अंदर एक करंट कैरी हो रहा है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो आप देख सकते हो 4 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, और हमसे किसी अननोन नाम का करंट पूछा है यूजिंग किरचॉफ लॉ और यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का सम मिला के क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू बी 0। सो इफ यू डू दिस यू विल गेट द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -1 एम्पियर। बी केयरफुल, -1 एम्पियर। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ +1 एम्पियर भी है। तो अगर आपने साइन अच्छे से कंसिडर नहीं किया है
तो आप ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दोगे और वहां पर आप गलती कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं जहां पर आप मिस्टेक करो, या फिर उन ऑप्शंस को पहले रख दिया जाता है जो आप गलती से निकाल दोगे। तो बी केयरफुल, डोंट फॉरगेट द बेसिक फंडामेंटल रूल्स व्हाइल यूजिंग दोस फॉर्मूलाज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन, यू विल सी द इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन फॉर ए 4 वोल्ट सेल, जिसका दिया है कि 0.2 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब हमसे पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देयर इज अ फार्मूला V equals to E minus IR, use that formula, you will get option number B 10 ohm। कौन सा फॉर्मूला लगाना था, V equals to E minus IR। carefully use this formula, the value is already given, so using those given values accordingly you will get your answer, that's not a big deal। The question number next is the resistor has a color code of green, blue, brown and silver। this is your carbon color coding of resistor। using these colors you can calculate the मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेनी है। देयर इज अ रूल, आई थिंक यू ऑल नो, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आपने उस चीज को पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से पहला कलर क्या आइडेंटिफाई करता है, सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड कलर। तो यूजिंग दैट फार्मूला, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। सो यूजिंग दैट फार्मूला और कलर आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इसी क्वेश्चन का, द मैक्सिमम करंट देन कैन फ्लो, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। रेजिस्टेंस की जब हम वैल्यू लिखते हैं कलर कोड में, तो हम लिखते हैं प्लस माइनस टॉलरेंस। तो बी केयरफुल, करंट को मैक्सिमम करना है, यानी मुझे टॉलरेंस को नेगेटिव में लेना है, दैट शुड बी आर मिनिमम। सो आर मिनिमम निकालेंगे, आर मिनिमम को यहाँ रखेंगे और आप उसके बाद I इज इक्वल्स टू V बाय R min का फॉर्मूला लगाएंगे। V इज गिवन टू यू 100 वोल्ट, द आंसर वुड बी B 0.20 एम्पियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, the amount of charge q passing in time t through a cross section area of wire is given as q equals to 5t square plus 3t plus 1। so here हम लोगों को q चार्ज गिवन है और हमसे बोला गया है कि हमें करंट बताना है टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। तो बच्चों I is equals to dq by dt, this is very simple, I is equals to dq by dt, q is given to you, this is 5t square plus 3t plus 1। तो आपने q का वैल्यू पुट किया, q को डिफरेंशिएट किया, देन आपने वहां पे t इक्वल्स टू 5 सेकंड पुट किया। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो I का वैल्यू आ जाएगा 10t प्लस 3 और वहां पे t इक्वल्स टू 5 सेकंड कैलकुलेट कीजिए, आपके पास I will be 53 एम्पियर। द ऑप्शन नंबर C is correct answer। So guys, next question on its screen is the peak value of magnetic field of a beam is 12 into 10 raised to power minus 8 Tesla, then its average energy density is, this is again a formula based question, the average energy density is given by half B square by mu naught। you just need have to put the value of B, mu naught is a constant that you know, 4 pi into 10 raised to power minus 7। once you solve you will get 5.73 into 10 raised to power minus 9, that is your option number B। The next question is, force on a current carrying conductor is maximum when the angle is, so all you know, the force on a current carrying conductor is given by F equals to Bill sin theta, that means BIL sin theta। this force will be maximum when your sin theta is maximum, so sin theta will be maximum when your theta is equals to be 90 degrees, so option number D is correct option। move to the next question, it states that when a dipole is placed with its dipole moment vector along external field, it is stable when its potential energy is minimum। that's a correct statement। in fact you say though there is no need to look at the option, in fact that's a very statement that you guys learn in your derivations as well। so move to the next question, this is important question। it states like आपको पूरा फॉर्मूले का नॉलेज है कि नहीं, आप फॉर्मूले का वेरिएशन कैसे समझते हैं। बी केयरफुल, लुक एट दिस एंड दिस क्वेश्चन, यू नो कि देयर इज हम लोगों को ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में हमें बोला गया है कि हमें ना वेरिएशन बताया मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस r के अगेंस्ट। अगर किसी I करंट I को फ्लो किया जाता है किसी एक करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर से, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो भी हमें ग्राफ्स दिए गए हैं, जो भी प्लॉट्स हमें दिए गए हैं, इसमें क्या होता है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, whereas जब आप आउटसाइड द कंडक्टर जाते हो then it becomes inversely proportional to distance or you can say radius। so your answer क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप ग्राफ देखिए तो आप सारे ग्राफ्स में देखेंगे जो ग्राफ D है इसमें आपको अप टू रेडियस A स्ट्रेट लाइन शो हुआ है, उसके आगे इनवर्स नेचर है, तो ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में XY जो नीचे वाली लाइन है, और ऊपर एक सर्कल दिया है ABCD जिसको बिल्कुल उस पाथ के एडजेसेंट रखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए आप जानते हो लेंज लॉ यूज करते हैं या फैराडे का थर्ड लॉ बोलिए, इन दोनों को यूज करते हैं और इस
को यूज करके हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इंड्यूस करंट होगा उसकी पोलैरिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी उसे जनरेट करे वो उसको अपोज करे। तो यहां पर बच्चों आप देखोगे कि जो मेरा करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो x to y मूव कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये क्या कह रहा है, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। बाकी अगर आप देखोगे ABCD या ADCB, सो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन, और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि करंट इंड्यूस ही ना हो, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां करंट इंड्यूस होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल बिकम्स डबल, अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाते हैं तो मेरे सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, L is equals to mu naught n square AL, so it depends on n square। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स। सो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट स्टेट्स 4 टाइम्स। So guys, the next question is, we need to predict the polarity of the capacitor in this situation described in the given figure। So आप देख सकते हैं कॉइल रखी हुई है, दोनों साइड से मैग्नेट को कॉइल के बिल्कुल करीब लाया जा रहा है, एक साइड से लेफ्ट साइड वाला नॉर्थ पास आ रहा है, राइट साइड वाला साउथ को पास लेके आ रहा है, और हमसे पूछा है कि जो ए साइड है कैपेसिटर प्लेट की, वहां पे क्या पोलैरिटी जनरेट होगी। अगेन वही फैराडे का थर्ड लॉ यूज होना है, पोलैरिटी का नेचर होता है कि उसे अपोज करना है। तो प्लेट ए का जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लेट बी का पोलैरिटी नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट स्टेट्स प्लेट ए विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, alternating current cannot be measured by DC ammeter। you all know कि जो AC होता है उसको हम DC ammeter के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, AC का नेचर क्या होता है, AC वेरिएबल होती है और उसकी एवरेज वैल्यू इन ए साइकिल इज 0। सो बच्चों अगर एवरेज वैल्यू 0 है तो DC एमीटर उसको कैसे मेजर कर सकते हो। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी स्टेट्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। सो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मेरे साथ चलते रहिएगा। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस किस को याद है, इट स्टेट्स XC इज इक्वल्स टू 1 by omega C इक्वल्स टू 1 by 2 pi FC। सो X is inversely proportional to F, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज वाला लेस का है, ऑप्शन नंबर बी गाइस करेक्ट, लेस रेजिस्टेंस। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ सॉल्व भी करने लग गए हो मुझसे पहले भी, इट्स गुड कि आप लोग बहुत साथ साथ चल रहे हो। सेकंड क्वेश्चन इज, इन एन AC circuit the EMF and the current at any instant is given by। वी नो दैट कि हमारे पास AC सर्किट में EMF का वैल्यू E0 sin ओमेगा t है, और एक जनरल करंट जो है वो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाई है। अगर मैं आपसे पूछे कौन से AC सर्किट है, तो क्या आप E और I को देख आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट इज LCR। LCR सर्किट का एवरेज पावर पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ERMS into IRMS into cos phi। ERMS states E0 by under root 2, IRMS states I0 by under root 2। आपका अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो नीचे ऑप्शन में 2 ओ सब में दिया हुआ है। बहुत अच्छा खेल रहे हो, कोई बात नहीं, हमें पता है इसमें cos phi आता है। ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर। कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपने छोटी छोटी सी पॉइंट्स को लर्न रखा हुआ है, टेक्टिक्स को फॉलो कर रहे हो मेरे साथ, तो यू कैन डू इट इन ए माइक, हवा सा निकल जाएगा। और मुझे लगता है कई बार कुछ बच्चे तो 10 मिनट्स में सॉल्व कर देंगे और उन क्वेश्चंस पर अपना टाइम लगाएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट सेक्शन के हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको दोबारा सेकंड विजिट की नीड है, जिस पे आप दोबारा जाके देखना चाहते हो, एक बार एश्योरिटी लेना चाहते हो, तो दिस इज वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट when AC voltage is applied to an LCR circuit which of the following is true। यहां मैं एक बात और को पहले बोल दूं सॉल्यूशन से, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो बी केयरफुल विद द स्टेटमेंट। कई बार हमसे फॉल्स भी पूछा जाता है, कई बार हमसे नॉट वाली चीजें भी पूछी जाती है, और हम लोग जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छा ट्रू पूछा होगा, और उसी को टिक कर देते हैं, और हम BCD ऑप्शंस देखते ही नहीं। इस तरीके की सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप 99 100 वाले की तरफ स्कोर कर रहे हो, अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर चुके हो, तो आई वुड एडवाइज छोटी छोटी सी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहां हमसे क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली बाकी के तीन, कोई ऐसे 3 स्टेटमेंट जो गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए, I and V are out of phase with each other, नहीं होता। I and V are in phase in L within C, 9 C, I and V are out of phase in both C and L, yes correct, this option is true, correct। So option number C is correct answer। Question number 10 states a 1020 volt AC supply is connected between point A and B। A और B के बीच में एक हमने 220 वोल्ट का AC सप्लाई लगाया हुआ है, आगे फर्दर एक बीच में डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पहली चीज,
पीएन जंक्शन कंडक्ट कब करता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट करेगा। पीक वैल्यू का फॉर्मूला आप सबको पता है, √2 into VRMS, दैट स्टेट्स कि भैया √2 into 220 कहां है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सो गाइस दिस इज वेरी इजी अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट है कि आप सब लोग कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Magnetic field of an electromagnetic wave is given by By equals to 3 into 10 raised to power minus 7 sin some 10 raised to power 3। पूछा गया है the wavelength and electromagnetic wave is। wavelength के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, B0 sin omega t plus kx, k की वैल्यू 2 pi by lambda। यूज दैट फॉर्मूला, यू विल गेट द ऑप्शन नंबर सी 0.63 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, हमें वो बताना है कि वो कौन सी रेज है जो यूज की जाती है फूड प्रिजर्वेशन में, स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स यूवी रेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स, अगर भैया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी? क्या मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इन्फिनिटी पे। So next is our sun is visible a little before the actual sunrise and until a little after the actual sunset। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है इस चीज का? तो रीजन इज वेरी सिंपल, इट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हमें पता है 2 मिनट पहले सन दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से आपका डे लेंथ भी 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है और आपको एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, 4 मिनट एवरी डे, थैंक गॉड। So next question is, two lenses are in contact having powers of 5D and -3D, focal length of combination। You all know focal length कैसे निकालते हैं? combination of lenses P equals to P1 plus P2, use that formula, you will get option number A 50 centimeter। The next question, we need to identify that angle जिस पर मेरे लिए एंगल ऑफ, वो एंगल ऑफ डेविएशन बताना है जिस पर मेरा क्या होगा, रेस पैरेलल होगी। ऐसा कब होता है, बेस पे रेस कब पैरेलल होती हैं? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होगा। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if epsilon naught and mu naught are the electrical permittivity and magnetic permittivity of free space and E and mu are corresponding quantities in medium। मुझसे पूछा गया हो कि आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला मालूम है, 1/√mu0 epsilon naught। यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा डायरेक्ट, म्यू एप्सिलॉन ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट √, यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, जो कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस पे अलाउ किया है या कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा हूं। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसी बनेगी? तो आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट के और भी नेचर्स को देखा होगा कि अगर मैं किसी ग्लास से पास करता हूं, किसी प्लेन सरफेस से पास करता हूं, तो इस लाइक ए लर्निंग क्वेश्चन है ये, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन के नेचर। तो लर्निंग क्वेश्चन भी है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो जब पास होगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है वैसा रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट हमको मिलेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, इन विच ग्राफ वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा आप, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट शोस कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, और किसका क्या क्या डिपेंडेंसी है? तो इट स्टेट्स लैम्डा इक्वल टू h by p, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Guys, next question is, radioactive substance has a half life period of 60 days। There is a formula, हमारा एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय t half, that's half life, put that value, you will get the answer 0.0115, that option number C। next is, यहां पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है कि भाई एक एटॉमिक नंबर था, वो डी था, उसमें से अल्फा डीके हुआ, देन उसमें से बीटा माइनस डीके हुआ, और जो फाइनल मेरे को एलिमेंट मिला उसका एटॉमिक नंबर 176 है और एटॉमिक मास 176 है, एटॉमिक नंबर 71 है। तो मुझे पूछा है कि ओरिजिनल एलिमेंट का क्या था। तो आप अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो आपको पता है अल्फा डीका में 4 एटॉमिक मास कम होता है और 2 एटॉमिक नंबर कम होता है, और बीटा के अंदर एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज हो जाता है। यूज दैट टेक्निक, यू विल गेट कि जो ओरिजिनल था उसके पास एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 180, एंड एटॉमिक नंबर होना चाहिए 70, एंड एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए 180। तो आपको डी का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पोटेंशियल एनर्जी दी है हाइड्रोजन एटम की
आप लोग डेरिवेशन करते हैं -12k², काइनेटिक एनर्जी को पूछा है। तो वी ऑल नो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो माइनस साइन को इग्नोर करना, मैग्नीट्यूड लेना है, तो इट बिकम्स हाफ ke²r। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज देयर इज अ डायोड जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, बट ध्यान रखिएगा इस डायोड का पी जंक्शन जो है वो बैटरी के एन टर्मिनल से कनेक्ट है। रिवर्स बायस में कनेक्टिविटी, देयर विल बी नो करंट। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली आंसर 0 वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स एफबी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन। हमसे पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। आप ब्रैकेट में देखेंगे 40 - 20 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 0.5 - 0.4। ये सेक्शन लीजिए, यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 फॉर्म। नेक्स्ट इज हमको प्योर सिलिकॉन बताया है कि 300 केल्विन पे इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दी गई, दैट इज इक्वल। सो डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल्स। इंडियम से डोपिंग करी और होल्स को इंक्रीज कर दिया अप टू 4.5 × 10⁻22 number of electrons. There is a formula, number of holes into number of electrons is equals to ni², this is number of intrinsic। तो आपने यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी 5 × 10⁹, that is option number B, that is correct answer। So these are the questions तब तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। I'll advise आप लोगों को और आगे चलना है मेरे साथ। So हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट स्टेट्स की यहाँ पे मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया था स्टेटमेंट में फॉल्स और ट्रू का ग्राफिक्स होता है। तो इस दिस स्टेट क्वेश्चन वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी चीज फॉल्स है यहाँ पर, तो यानी कि बाकी सब करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम, यस करेक्ट है। एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइड इक्वली, करेक्ट है। सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों भी परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, फॉल्स है गाइस। तो अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊं विद स्टेट की हमको एक व्हाइट लाइट है, शॉर्ट पल्स है व्हाइट लाइट का, जिसको हमने अलाउ किया है एयर टू ए ग्लास स्लैब एट ए नॉर्मल इंसिडेंस। पूछा है जब लाइट ट्रैवल करेगी स्लैब में से फर्स्ट कलर कौन सा निकलेगा, रेड, विबग्योर। यू नो कि जब लाइट जाती है विबग्योर फॉलो होता है, विबग्योर को यूज कीजिए। In the next question, the output of given circuit is figure is given below। हमसे पूछा ये फिगर है, ये क्या है, जीरो शो करेगा, बट आपको याद होगा आपने एक पिन जंक्शन लिया है, एसी लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। सो दिस ग्राफ इज ऑलमोस्ट लाइक इक्वल टू हाफ वेव रेक्टिफायर। कहीं ऑप्शन नंबर सी वुड बी लाइक एन हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल्स एंड आउटपुट्स, दैट्स गुड, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in a YDAC experiment the intensity or central maxima is I0। अगर मैं किसी एक स्लिट को कवर कर दूं तो उस इंटेंसिटी क्या होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है स्लिट को कवर करने से, दैट बिकम्स I0/4, क्योंकि विद के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सो इट बिकम्स I0/4। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल। एक छोटे से स्मॉल पिन होल के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंसीडर कीजिए और बताइए एज द साइज ऑफ होल इज इंक्रीज्ड दिस साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर आप इंक्रीज करते हो तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का साइज डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैसे देख लेते हैं बी क्या कहता है, इंटेंसिटी डिक्रीज नो, साइज इंक्रीजेस नो, इंटेंसिटी डिक्रीजेस नो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। The next question is electron is moving with an initial velocity v equals to v naught I cap। मेरा इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में चल रहा है, d Broglie wavelength remains constant, no dependency on these factors, right? So option number A is correct one। The next question is we have a Bohr's radius given to us, that's the standard value, we all know 0.52। so here it is given us in picometer, 53 picometer, radius of lithium plus ion। so there is a formula, radius 0.53 n²/z in angstrom। तो आप पिकोमीटर को एंगस्ट्रम में चेंज कीजिए एंड देन इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द पिकोमीटर। द ऑप्शन नंबर सी 18 पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो इट विल बी योर लाइक सी, दैट्स द करेक्ट वन। So guys, the next question I would suggest to you is, that's important, yes, we can follow look at this question। It states there is a current flow from A to B as shown in the figure and we need to find induced current। induced current के लिए लेंज लॉ को यूज कीजिए, करंट चल रहा है A to B,
सो जो करंट मेरा लूप में जनरेट होना चाहिए उसका फ्लक्स कैसा होना चाहिए, अगर मैं देखिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल और आप सर्कल के लिए पाम रूल यूज करके चेक कर सकते हो, तो उसका करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। So the next question states about the variation of voltage V across the plate of two capacitors. There are two capacitors A and B. You can see in the graph we have a like variation of capacitance A and B with versus V and Q. तो आप यहाँ देखो जो स्लोप होगा V by Q का वो हमें क्या देने वाला है गाइस, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल 1 by C देगा। सो यू कैन सी लाइक स्लोप अगर मैं देखूं CA का कम है CB से, स्लोप क्या होता है tan थीटा m। सो tan थीटा जो A का वो लेस देन है B से, इसीलिए CA का कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा CB से। Move to the next question guys. Here we have a power factor of an AC circuit given to us, that is 0.5. So what is power factor? Power factor is generally cos phi. Cos phi equals to R by Z, that you guys knows ki R by Z, Z is your hypotenuse in impedance triangle, R is your resistance. So cos phi is equals to be 0.5. So it state like मुझे phi बताना है, cos 0.5 means 1 by 2, phi equals to be 60 डिग्री, क्योंकि ये cos है तो cos 60 पे क्या होता है 1 by 2 और sin 30 पे होता है 1 by 2। हमें cos पे फोकस करना है, that is 60 डिग्री। So move to the next one. Here guys we have nuclei, two nuclei and having mass numbers in the ratio of 8:1 to 5. This is the mass number ratio is given to us. Now we have to find out the radius of the nuclei ready. सो रेशियो निकालना है न्यूक्लियर रेडियस का, मास का दिया हुआ है, एक रिलेशन होता है R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। तो आपने देखा होगा जो रेडियस है R नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, A एटॉमिक मास नंबर है। अगर आप इसको यूज करो दोनों के लिए R1/R2 तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा A1/A2 ब्रैकेट में पावर 1/3, और आप यहाँ जस्ट इसको 1/3 कीजिए, 8/1 to 5 इट बिकम्स 2/5, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। So R1 ratio R2 is guys 2:5. So the next question we have is like we have 4 electromagnetic waves given to us and we need to arrange them in ascending order, and the rays are X-rays, microwaves, UV rays, radio waves. तो मैं आपके सामने एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ, इस सीक्वेंस को नोट कर लो। सीक्वेंस क्या होता है, गामा, एक्सवी, यूवी, आई, एम, आर, जो मेरे पास एक सीक्वेंस है, इसमें अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, जैसे मैंने गामा बोला, एक्स बोला, यूवी बोला, वी बोला, आई, एम, आर, तो ये क्या है गामा मैक्सिमम। मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में बोला है। तो अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको पता है कि नीचे वालों का जो मेरे को ऊपर वाले जैसे गामा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, नीचे वालों की कम होगी। तो इसमें क्या है, रेडियो वेव्स सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देन नेक्स्ट माइक्रोवेव्स, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन एक्स रेज। तो ऑर्डर क्या हो गया, रेडियो वेव्स ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स, देन फिर वहां ग्रेटर देन लग जाएगा अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज। तो फाइनली आपके पास क्या होगा, RW, MW, UV and then X-ray. Next question is we have alpha particle and protons and they are accelerated through same potential. तो हमने दो डिफरेंट पार्टिकल्स लिए, एक अल्फा दूसरा प्रोटॉन, और उनको एक्सेलरेट कर दिया है सेम पोटेंशियल पे, और अब मुझे उनका रेशियो बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। सो गाइस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पहली बात तो रेशियो समझ लिए होता क्या है, H/P। तो यहां पर आता है H/P, P स्टैंड्स फॉर mv, मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं इनका रेशियो बोलूं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे E, और मास तो mp हो गया। तो लैम्डा A बाय लैम्डा P, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका ड्राइव करा है, क्योंकि जब मैं अपनी क्लास में कराता हूं तो मैं आपको लैम्डा तीनों फॉर्मेट्स में लिखना सिखा देता हूं कि आप डायरेक्टली मास में भी लिख सकते हो, इट्स इनवर्स रिलेशन। तो वहां पे होता है 1/2 अंडर रूट 2 mv। क्यों, तो अगर मैं देखूं तो लैम्डा A यानी कि लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन का जो रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। पुट द वैल्यूज जो भी मैंने आपको बताई अकॉर्डिंगली विल गेट 1/2 अंडर रूट 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी यूज इन्वर्टेड टेलीस्कोप वर्क एज ए माइक्रोस्कोप? Can we use? So the answer is no. Why we can't use it microscope या टेलीस्कोप को इन्वर्ट करके? Because अगर आपने देखा डायग्राम में तो टेलीस्कोप के जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है और माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। माइक्रोस्कोप में आपके पास क्या होता है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में आप किसको बड़ा रखते हो, किसको छोटा रखते हो? टेलीस्कोप में किसे बड़ा करते हो? टेलीस्कोप में आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप उसे रिवर्स करके यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है गाइस हमारा रिलेशन, पूछ रहा है मुझसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू ऑल नो देयर इज अ रिलेशन दैट स्टेट्स
electric field is equals to be negative of potential gradient, that is minus dV by dl. So that's the relation between our electric field and electric potential. The next question is, there is a graph which shows variation of photoelectric current with collector potential. So this is the variation of photoelectric current with collector potential and we need to identify, कह रहा है उस क्वांटिटी का नाम बताओ जो कांस्टेंट है इस ग्राफ में. तो अगर आप देखोगे जो मैंने y एक्सिस है उसके राइट साइड पे मेरा सैचुरेशन करंट सेम है 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए. क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है इट मींस वहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है. सेकेंड वो मुझसे पूछता है कौन सी वेरीड हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में, कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो वेरी हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में, तो उस क्वांटिटी का नाम है फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स V01, V02, V03 एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. सो गाइस मेरे पास 3 डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है का पैरामीटर है दैट इज हियर चेंजिंग. सो आपका फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है गाइस, चेंज कर रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि एक 100 वॉट का बल्ब है एंड 220 वोल्टेज पे जब उसे ऑपरेट किया जाता है तो 100 वॉट 220 वोल्ट का सप्लाई मिलता है. अभी मैंने सेम बल्ब को कनेक्ट कर दिया है 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट पे और मुझसे पूछा है अब कितनी पावर होगी. तो मुझे पता है 220 वोल्ट पे वो 100 वॉट देता है, 110 वोल्ट पे कितना देगा. कुछ बच्चे तो क्विकली सोच लेते हैं हाफ वोल्टेज हुई है, पावर हाफ हो गई 50 वॉट. बट आप निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 100 वॉट के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. यूज दैट फॉर्मूला, यू विल गेट द I, दैट इज इक्वल्स टू बी 10/22 एम्पियर. Second time use the same formula, but at this time you have to take the voltage 110. So once you took 110 as voltage and current 10/22 ampere, you will be able to calculate the power should be 50 watt. The next question is, Zener diode is used in reverse bias. When its reverse bias increased, how does thickness of depletion layer varies? तो मुझे पता है कि Zener diode में जो reverse bias voltage है वो support करता है थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर को. तो अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली उससे मेरा डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए आपका कि रिवर्स बायस वोल्टेज सपोर्ट्स डिप्लेशन लेयर थिकनेस, hence in this case depletion layer thickness increases. The next question is, speed of light हमें बतानी है डेंसर मीडियम में जिसका पोलराइजिंग एंगल 30 डिग्री है. सो देयर इज अ रिलेशन कि म्यू इज इक्वल्स टू बी 10 थीटा. आपने पढ़ा होगा ब्रेविस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्पीड ऑफ c by v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c by v. सो यहां से v क्या हो जाएगा, c by 10 theta. Put that value, you will get 3 under root 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So that's the value we'll able to get it. That's the speed of light in a denser medium of frequency, right? So the next question is about, like guys, it states like magnetic susceptibility as sum of a given material is minus 0.5. So we have magnetic susceptibility and that states कि मेरा जो magnetic susceptibility है वो है minus 0.75. नेगेटिव में दिया गया है, मैग्नेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा, कैसा मटेरियल हो गया ये, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है रडार के अंदर और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है. तो रडार जो यूज करता है गाइस वो करता है माइक्रोवेव्स और उसकी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. So this is all about like the questions. I told you MCQs, I told you fill in the blanks, I told you each and every way of question that is supposed to be in your physics examination. So I wish all the best. You guys has done a lot of good work with me and we both are now ready to hit the question paper. So goodbye and best of luck from the RN publication to all of you.